बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7th और 8th के लिए सेट। जब हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सेट कहते हैं। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले सेट को फॉर्मली डिफ़ाइन किया। और उसने कैसे डिफ़ाइन किया सेट को? उसने कहा सेट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हैज़ टू प्रॉपर्टीज़। पहली कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास वेल डिफाइन होने चाहिए, एंड द सेकंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एक दूसरे से क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो गई सेट की? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कैसी हैं? वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि ये कलेक्शन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? उर्दू में हम इससे मुख्तलिफ, यानी आप एक जैसी चीज़ों के मजमूए को सेट नहीं कह सकते। तो वो चीज़ जो आपके पास कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्वियस एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस लफ्ज़ की तरफ जो कि है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आप सेट में लिख रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? देखिए, जब मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, यानी मैं जब आपसे कहता हूँ सेट ऑफ डेज़ इन ए वीक, तो क्या आपके जहन में फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड जो 7 दिन हैं पूरे, इनके अलावा कोई और चीज़ जहन में आती है? बिल्कुल नहीं। आपके जहन में जब मैं आपसे कहूँगा सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जहन में फौरी तौर पर आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही 7 दिन आएंगे। इसके अलावा आपके जहन में कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि जब मैं सेट ऑफ डेज़ की बात करूं तो आपके जहन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बात आ रही हो आपके जहन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी होगी आपके पास उस कलेक्शन की, कि वो आपके पास मुकम्मल तौर पर वाज़े आपके सामने आ जाएगी। उसकी जो कलेक्शन होगी मुकम्मल तौर पर आपके सामने आ जानी चाहिए उस बात। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब सवाल है बेस्ट प्लेयर का, क्रिकेट टीम ये मुकम्मल आपके पास वेल डिफ़ाइन हो गया, पाकिस्तान वेल डिफ़ाइन हो गया, लेकिन ये जो बेस्ट प्लेयर है, ये बेस्ट जो लफ्ज़ है ये हर एक बंदे के लिए पर्सन टू पर्सन जो है वो इसकी डेफिनेशन उसके लिए अलग होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हर बंदे को एक ही प्लेयर बेस्ट लगे। हो सकता है किसी को शाहिद अफरीदी अच्छा लगता हो, किसी को मोहम्मद यूसुफ अच्छा लगता हो, किसी को इंज़मामुल हक अच्छा लगता हो। तो इसका मतलब यह है कि इस बेस्ट को हम
डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इस बेस्ट का क्या मतलब है। ये बेस्ट हर जो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर रहा है, इसलिए ये जुमला हमारे पास वेल डिफ़ाइन नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ इसका सेट नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल है, द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th या 8 जो भी क्लास कर लें। तो क्या ये मुमकिन है कि सभी बच्चों का एक ही फेवरेट सब्जेक्ट हो? मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। अगर ये वेल डिफ़ाइन नहीं है तो ये आपके पास सेट भी नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो अब ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब कोई एक स्टूडेंट को इंटेलिजेंट समझता है, दूसरे की ऑब्जर्वेशन, दूसरे टीचर की ऑब्जर्वेशन, दूसरे बच्चे की ऑब्जर्वेशन उसके लिहाज से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास वेल डिफ़ाइन नहीं है। तो ऐसी कलेक्शन यानी ऑब्जेक्ट्स की ऐसी कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपके पास वेल डिफ़ाइन हो और डिस्टिंक्ट हो, तो वो ही आपके पास किसको शो करेंगे, सेट को ज़ाहिर करते हैं, या वो कलेक्शन आपके पास क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी। अब कुछ एग्जांपल आपको मैं सेट की दे देता हूँ जिनमें हमारे पास सेट जिस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वेल डिफाइंड भी होंगे और एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब एग्जांपल आपके पास है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए कि प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान है। इसके अलावा तो कोई और सूबा है नहीं, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। जब मैं आपसे कहता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, द वोवेल्स। अब वोवेल्स आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU के अलावा कोई और नहीं पढ़े हुए, तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड भी हैं और एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने सेट को किस तरह से शो करते हैं। तो हम अपने सेट को 3 तरह से शो कर सकते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, तो पहला उसके अंदर है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि हम अपने सेट को वर्ड्स के अंदर बयान करते हैं। हम अपने सेट को किस तरह से बयान करते हैं, वर्ड्स के अंदर। यानी ऊपर जो मैंने 2 सेट की एग्जांपल्स दी वेल डिफाइन को समझने के लिए, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जब मैं इस शक्ल में अपने सेट को शो कर रहा हूँ तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। जब मैं आपसे कहता हूँ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो अब ये भी कौन सी फॉर्म कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद जो दूसरी आपके पास टाइप है या जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट को, दैट इज़ नॉन एज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये कहलाती है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हम जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको, हर एलिमेंट को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं और उन्हें ब्रेसेस के दरमियान में लिखा जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल यही सेट है, तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा सिंध। अब नाम उनका लिख रहा हूँ, यहाँ पर था सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, अब मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, यानी उनको जो है लिस्टेड कर रहा हूँ। और अब सिंध को बलूचिस्तान से अलग करने के लिए कॉमा, यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, कॉमा, KPK पंजाब। दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा, और उसे किस में लिख रहा हूँ, ब्रेसिस के अंदर लिख रहा हूँ। तो ये जो फॉर्म हो गया आपके पास, इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा सेट लिखा, इसको देखिए तो ये आपके पास हो जाएगा AEIOU। अब देखिए ये भी आपके पास वॉवेल्स हैं। अब वॉवेल्स के जो एलिमेंट्स थे हमने उनको इनलिस्ट कर दिया है, लिख लिया है, और हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉमा यूज़ कर रहे हैं। और लिख रहे किसके दरमियान में हैं, ब्रेसिस के दरमियान में लिख रहे हैं। तो इस वजह से ये भी आपके पास, जब इस फॉर्म में आपके पास सेट लिखा होगा तो ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाएगी, और अगर वर्ड की शक्ल में लिखा होगा आपके पास सेट तो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब देखिए जो हमारे पास सेट होता है, यानी उसको भी हम नाम देते हैं, उसको हम क्या देते हैं, नाम देते हैं, और यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं उसको अंग्रेज़ी के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी मदद से। जैसे ये पहला सेट है तो हम इसको कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इसको हम बी कह सकते हैं। तो सेट को हम नाम देते हैं, अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से उनको शो करते हैं, जैसे ABCXYZ, जो भी आपका दिल करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहली फॉर्म थी आपके पास, किस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है आपके पास पहली, दूसरी है टेबुलर फॉर्म। अब एक तीसरी टाइप भी है जिसे हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या है। तीसरा तरीका जिसके अंदर हम अपने सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, और वो एक वेरिएबल सारे किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से सुन लीजिए कि हम एक वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और वो एक वेरिएबल सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। अब ये जो वेरिएबल होता है ये एक रेंज के अंदर सारे की सारी वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है। ये बात आपको एक एग्जांपल से समझ आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट है, द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। अब मैं चाहता हूं कि इस सेट को मैं सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखूं। तो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं एक वेरिएबल लूँगा जो इन तमाम जो डेज़ हैं इन अ वीक उसको शो करें। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो क्या है, x है। अब मैं इस x का ताल्लुक़ बताऊँगा कि ये x जो है इसकी रेंज क्या है। अब ये x है क्या चीज़, व्हाट इज़ दिस x। तो ये निशान यूज़ करूँगा सच दैट। ये निशान किसको प्रेजेंट करता है, सच दैट को शो कर रहा है, सच दैट को शो कर रहा है। तो अब मैं इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं सेट बिल्डर नोटेशन में सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल से शो करता हूँ। तो मैंने ये सिंगल वेरिएबल x से मैंने शो कर दिया। अब ये x है क्या, अब मुझे इस x की रेंज बतानी है। तो x इज़ ए डे, सिंपली x क्या है, x एक दिन है।
अब वो क्या हो सकता है, वो सैटरडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में शो हो गया। एक और सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब इसको मैंने शो करना है सेट बिल्डर नोटेशन में, तो अगेन एक सिंगल एलिमेंट ले लूँगा जो इन पांचों एलिमेंट को शो करे। x वेरिएबल ले लिया x सच दैट, अब ये x क्या है, x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू natural number, x belongs to natural number, and what is the range of this natural number, first 5। तो and यूज करूँगा, x is less than equal to 5 and this is the range of this x। अब जाहिर सी बात है कि x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और वही x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यानी कि ये x 5 के 5 एलिमेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है आपके पास। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसका मतलब है एंड। याद रखिएगा ये सिंबल यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा और, ये सिंबल कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक और एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक और आपके पास है, अब मैं टेबुलर फॉर्म में ले लेता हूँ सवाल, उसको फिर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूँगा 0 1 2 3 4। अब देखिए जब जो नंबर सिस्टम आपके पास 0 से शुरू होता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहा हूँ तो एक वेरिएबल ले लीजिए जो सारे एलिमेंट्स को शो करे, तो हमने कहा वो वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, सच दैट। अब ये क्या है, होल नंबर्स हैं, तो इस x का जो आपने ताल्लुक बताना है तो इस x का ताल्लुक किससे हो गया, होल नंबर से हो गया। अब इस x की रेंज बतानी है एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू, देखो 4 आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू 4। अगर आप सिर्फ लेस देन लिख दें तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5। लेस देन इक्वल टू का मतलब 4 भी शामिल होगा। तो ये आपके पास आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर नोटेशन। और एग्जांपल्स आप इसकी देख लीजिए बेटा। एक और एग्जांपल है आपके पास, एक और एग्जांपल देख लीजिए। 10 12 14 16 18 20 22। अब इसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में दिखाना है, तो देखिए सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। हमने वो एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लीजिए, वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया x। अब देखिए इससे पढ़िए 10 12 14 16 18 20 22। या तो आप इसको मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं, ग्रेटर देन 8 ये भी कह सकते हैं, लेस देन 24 ये भी कह सकते हैं। या अगर आप देखें तो 10 12 14 16 18 20 22 ये आपके पास इवन नंबर है। तो हम क्या बताएंगे कि ये x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर से। अब इसकी रेंज बतानी है, अब इसकी क्या बतानी है, रेंज। एंड अब इसकी रेंज बता रहे हैं। रेंज कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर x आपके पास 10 है यानी 10 है या ग्रेटर देन 10 है,
10 है या ग्रेटर देन 10 है। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू x, यानी x जो है वो 10 होगा, 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू x। अब x जो है वो 10 होगा या 10 से क्या होगा, बड़ा होगा, या और फिर अगली रेंज, यानी ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है, अगली रेंज जो ख़त्म हो रहा है तो अब किससे, 22, x खुद छोटा होगा किससे, 22 से, या बराबर होगा किसके, 22 के। तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन एक और सेट की, एक 2-3 एग्जांपल्स आपके पास और मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए बेटा, एक और सेट है हमारे पास, एलिमेंट्स हैं उसके 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अब हमने इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले तो हम इस सेट को पहचान लें। देखिए ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये आपके पास ना प्राइम नंबर हैं, ना इवन नंबर हैं, ना ऑड नंबर्स हैं। तो ये कैसे नंबर हो सकते हैं आपके पास, तो आप देखिए ये आपके पास 4, 6, 8, अब इनके बीच में जो मिसिंग नंबर्स हैं 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर मिसिंग है, इसका मतलब प्राइम नंबर मिसिंग है। तो ये कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसका मतलब सेट हमने पहचान लिया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे x जो कि सेट के सारे एलिमेंट्स को शो करता हो, x सच दैट x किससे बिलोंग करता है, कंपोजिट नंबर्स C से। अब क्या करना है, अब इसकी रेंज बतानी है। अब x क्या है, कंपोजिट नंबर शुरू हो रहा है 1 से, तो हम कहते हैं 1 इज़ लेस देन x। ऑब्वियस हो गया, 1 जब x से लेस हो गया तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो तो 4 होगा या उससे बड़ा होगा, और x किससे छोटा होगा, 14, तो इसका अगला कंपोजिट नंबर है 15। तो यानी 1 और 15 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर, तो ये 1 और 15 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर हैं ये आ गए। अब मैं कुछ टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखता हूँ सेट को, और उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देता हूँ और उसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में कोई सेट है x such that x belongs to p फॉर प्राइम नंबर एंड x इज़ लेस देन 20। रेंज क्या बताइए, एक एलिमेंट x को शो किया है, x किससे बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से, जबकि x लेस देन 20 यानी 20 से नीचे, 20 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स का सेट। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आ गया आपके पास। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, वो है x belongs to E and 2 is less than x is less than 15। यानी कि x बिलोंग्स करता है इवन नंबर से, और x है कैसा, वो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो कितना होगा, 4 होगा, और 15 से छोटा है। तो अब 2 से बड़े इवन नंबर क्या होंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 से छोटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन को पढ़ा किस तरह से जाता है। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब ये जो भी नंबर होगा, इवन, प्राइम, होल, एंड, ये निशान सिंबल किस चीज़ का है, एंड। अब ये रेंज गिवन है एलिमेंट्स की। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ऑपरेशंस ऑन सेट। थैंक यू वेरी मच।